क्या हाल चाल। तो आप सभी के लिए हम जल्दी से सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। किसका लेकर आ चुके हैं आपको पता ही है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। 21 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का हमने पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो एग्जाम में पूछे गए थे, जो एग्जाम में आए थे। 100% रियल क्वेश्चन है, कोई भी फेक क्वेश्चन इसमें डाला नहीं हुआ। सारे क्वेश्चन अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप सभी के लिए लेकर आए हैं। क्लियर। तो ट्रस्ट की 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू पूछे गए हैं। क्लियर। तो बस भरोसा रखो और जो करवा रहा हूँ इसे करो और अपनी प्रिपरेशन को मस्त करो और पेपर एकदम फोड़ के आओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने इसके पहले पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, फटाफट जाओ पार्ट 1 देखो। 10 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में करेंगे, जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, जो मैंने पिछले करवाया हुआ है मगर थोड़ा डिटेल में नहीं करवाया था। इस बार आपको डिटेल में करवा दूंगा। जो मौर्य वंश था, अब यहां पे देखो मैं लिख क्या रहा हूं। इससे पूछा गया था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। अब हम उसके ऊपर डिस्कस हमने कर लिया था, मगर एक बार यहां पर रिवीजन करवा रहा हूं, बस एक लास्ट क्वेश्चन की, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो वो था हमारा, वो था बृहद्रथ मौर्य। नाम में लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा यार, पहले के जमाने के नाम ऐसे ही थे। बृहदत्त मौर्य। क्लियर होगी बात सभी को। आई होप सभी को दिख भी रहा होगा अच्छे से। अब देखो मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो, अब आपसे बोला था मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी। ये तो हो गया अंतिम शासक। अंतिम शासक का मतलब होता है इसके बाद किसी ने शासन ही नहीं करा, आखिरी शासक ये था। लास्ट एम्परर कौन था, बृहद्रथ मौर्य। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर होगी बात, मैं लिख देता हूं CHANDRA, चंद्र गुप्त मौर्य। क्लियर होगी बात सभी को। आई होप सभी को अच्छे से दिख भी रहा होगा। क्लियर। तो चंद्रगुप्त जो से मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब चलते हैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं इस टॉपिक से मैं कहता हूं आपके पास नहीं तो अभी तक आठ आठ बारी रिपीट तो सिर्फ ये आपके इसी एसएससी जीडी में ही हो चुका है। ये क्वेश्चन 8 बार रिपीट है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि सेम क्वेश्चन में 8 बार रिपीट क्वेश्चन ये देखने को मिला हो। चलिए आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना मतलब क्या होता है, 5 ईयर प्लान। यहां पे लिख देता हूं पंचवर्षीय योजना एक बार। पंचवर्षीय योजना। अब आपको एक बात और बताता हूं, पंचवर्षीय योजना को 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको 5 ईयर प्लान लिख के आ जाए तो घबराना नहीं है, पंचवर्षीय योजना के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है। अब आपको बता दूं पंचवर्षीय योजना से अभी अभी रिसेंटली आपसे 8 बारी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 8 बार रिपीट हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा एसएससी जीडी का पेपर तो इस बार इजी था। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। देखो यार, अब मैं तुम्हें ना सिंपल तरीके से समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसमें यह बताना है कि वह कौन सी ऐसी योजना है जो रोजगार को बढ़ावा दे रही है। समझ लो रोजगार मतलब समझते हो ना, कामकाज को, समझ लो इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे लिखना है रोजगार को बढ़ावा कौन सी पंचवर्षीय योजना दे रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ रोजगार को बढ़ावा। तो ये दी है 7वीं पंचवर्षीय योजना ने। कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देख लेना 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर होगी बात सभी को, इतना क्लियर हो गया सभी को।
अगर इतना हो गया क्लियर तो फटाफट लाइक कर दो। और आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ, अगर आप आगे पेपर आपका है तो इसको एकदम घोल के पी लो, इतनी बार इसकी रिवीजन कर लो कि मतलब भूलो ही मत। सोते सोते अगर कोई पूछे ना तो फटाक से आंसर मुंह से तुम्हारे निकलना चाहिए। इतनी अच्छे तरीके से, इतने धांसू तरीके से तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। क्लियर होगी बात सभी को, समझ लग गया? अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो ये तो हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया, इसका फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। थोड़ा आगे करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। आपसे पूछा जा रहा है कुटियाट्टम किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुटियट्टम। देखो मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिख दिया, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। और मैं बोलूँगा तो इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर करा करो, इंग्लिश ज़्यादा ईजी हो, ठीक है। हिंदी से ईजी इंग्लिश है। कुटियट्टम किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो कुटियट्टम है वो कौन से राज्य से संबंधित है, वो है केरल से, ठीक है। केरला, मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, केरल से संबंधित है। अब मेरी बात समझो, इसे याद करने का तरीका देखो, का से कुटी, का से केरल, सिंपल सी बात है, ठीक है। केरल से क्या संबंध है, कुटियट्टम। अगर आपसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम, एक डांस है मोहिनी अट्टम, ये भी कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये क्या है, एक डांस है, ठीक है। ये क्या एक डांस है, ये कहाँ पर करा जाता है, ये भी केरल में ही करा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अगर आपसे पूछा जाए भरतनाट्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ये 3 बार रिपीट है, मैं पहले बता देता हूँ। ऐसे नहीं वीडियो बना रहे, प्रॉपर स्टडी करके बना रहे वीडियो, आओ समझ रहे हो। ये भी केरल से है। तो आपको ये 3 नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, ये तीनों के तीनों आपको पूछे ही जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको अच्छे से एकदम एकदम अच्छे तरीके से इसे समझना है, पढ़ना है, ठीक है। और आपको बता दूं, अगर आपने अच्छे किसी टीचर के अंडर अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे ना, तो ये इनके आपको आंसर टिप्स में होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो देखो, मैं आपको ना एकदम डाउन फील नहीं करा रहा, नीचा नहीं दिखा रहा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन है कैसी, ठीक है। गुस्से करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, समझो मेरी बात को। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना तो ये क्वेश्चन आपको ईजी आएंगे। अब सीधी सी बात है यार, जो जिसको ये क्वेश्चन आ रहे हैं यार, उसने पढ़ाई करी तभी तो आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो इंटेलिजेंट आज के ज़माने में कोई नहीं है, मैं तुम्हें पहली बात क्लियर कर दूं। आज के ज़माने में जो इंसान मेहनती है ना, जो इंसान हार्ड वर्क कर रहा है और स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो इंटेलिजेंट है, बस बात खत्म। तो तुम भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करो, तुम भी इंटेलिजेंट बन जाओगे, समझ लो। स्मार्ट वर्क तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ, हार्ड वर्क क्या करना है, तुमने ऐसे ही उठा के अपनी कॉपी में चेप लेना है, बस ऐसे ही एज इट इज लिख लेना है, बस और कुछ नहीं करना, समझ रहे हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है लिखने का तो सिंपल सी बात है, जो वीडियो है ना इसको थोड़ा सा 1.25x में लगाओ और फटाफट इसे याद कर लो, ठीक है। 2 बार सुन लोगे याद हो जाएगा पक्का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, इसमें एक छोटी सी लाइन मार देता हूँ ऐसे ही करके, बॉर्डर लाइन पड़ गई है, ठीक है। तो अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, वो पूछा गया है अगेन फिर से पॉपुलेशन से, जनगणना से आया है क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन आया भाई, जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में थी, ठीक है। जनगणना कौन सी, 2011 के अनुसार इसने पूछा है सबसे गरीब राज्य। यहां पे लिख देता हूं मैं, सबसे गरीब राज्य, क्या लिखा है, गरीब राज्य बोल दो या स्टेट बोल दो, क्लियर होगी बात सभी को। अब वो कौन था, हमें पता है वो कौन था भाई, आंसर दो फटाफट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर पता है तो फटाफट बता दो, अगर पता है तो फटाफट बता दो कमेंट में। तो आपको बताना चाहता हूँ वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब देश था, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है ये भी पहले समझ लो एक बार। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, क्लियर होगी बात सभी को। अब आगे चलते हैं फटाफट। अब आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन और,
इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया हम्पी या हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, विजयनगर वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा ना, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी, उसमें एक देवी हम्पी थी। ठीक है, तो हम्पी देवी किन्हें बोला जाता है सबसे पहले, देखो माता पार्वती जी को बोला जाता है। ठीक है, पार्वती जी को बोला जाता है हम्पी माता। ठीक है, ये कौन है, माता जी। क्लियर होगी बात सभी को। और हम्पी देवी जी की पूजा कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में होती है। कहाँ होती है, कर्नाटका में। क्लियर होगी बात सभी को। ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था ना आपको जनगणना वाला इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लेना, रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे 100% है, 100% चांसेस रिपीट होगा ये। और मैंने यहाँ पे लिखा भी 100% रियल क्वेश्चन, तो मतलब रिपीट होने के चांसेस 100% हैं। समझ रहे हो ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसकी तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। इतना आपको क्लियर हो ही गया है। ठीक है, अब फटाफट से आगे चलते हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है भाई, क्योंकि ये आर्टिकल से आया हुआ है क्वेश्चन, आपके अनुच्छेद में से आया हुआ। आर्टिकल क्या बोलते हैं, आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद। जो हिंदी मीडियम के बालक होंगे उनको पता होगा अनुच्छेद, है ना। वैसे मैंने एक बात नोटिस करी यार, इंटेलिजेंट ना सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, प्राइवेट वाले उतने इंटेलिजेंट नहीं होते। ये बात मैंने नोटिस करी है। जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ना उनका दिमाग नेक्स्ट लेवल का होता है। अब देखो उससे पूछा गया भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक है, कौन से कर्तव्य, यहां पे मैं लिख देता हूं कौन से कर्तव्य, मूलभूत, मूलभूत कर्तव्य। ठीक है, मूलभूत कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, वो दिया हुआ है आर्टिकल। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। ठीक है, तो यहां पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं आर्टिकल 51A में। क्लियर, सभी को समझ लगी बात। अच्छा मेरी बात समझो, वीडियो ज़्यादा मैं लंबी करना नहीं चाहता, बस थोड़े से अपने क्वेश्चन और रह गए हैं, ये सारा मैंने बना दिया आपके सामने है। ठीक है, आप फटाफट से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चीन टपाक डम डम, एक सेकंड, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वेरी गुड। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझो, आपको बताना चाहता हूँ, इसका मैंने पार्ट 2, अभी मैंने आपको पार्ट 2 करवाया हुआ है। ठीक है, अब जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम सारे क्वेश्चन अच्छे से खत्म कर देंगे। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ना वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता यार, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में यार अपना स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है और फिर ना मतलब फ़ोन हीट मारने लग जाता है, इस वजह से ना मैं थोड़ी वीडियो छोटी छोटी बनाता हूँ। अब मेरी बात समझो, जो पार्ट 1 है उसे अच्छे से देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जो प्लेलिस्ट लिंक 1 होगा सबसे पहले वाला लिंक, वो इसी का ही है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो। और पार्ट 2 वाला आपको मिल ही जाएगा, पार्ट 3 बस 5 मिनट में डालने वाला हूँ। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।